हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टीजीटी सिविक्स, पीजीटी सिविक्स और यूपीएचएससी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए, इसमें तमाम सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम देख रहे हैं और उनसे हम ये निकाल लें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लगातार रिवीजन भी चलता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो इस बार आए हैं तो वो हम आपको बताते रहते हैं कितनी बार पूछा गया है। और इसके साथ ही जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ से आने की क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सेम क्वेश्चन का रिपीट होने की संभावना 20-30% ही होती है। रेस्ट 60% जो क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट ना हो के उसके आसपास की दूसरी चीज़ पूछ ली जाती है। तो 30 + 60 करेंगे तो 90% क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, या आपको जो रिवीजन के थ्रू या प्रैक्टिस सेट के थ्रू जो बोला जा रहा है, अगर आप उसका नोट्स बनाते हैं तो 90% क्वेश्चन यहीं से आने हैं। इसके अलावा अगर 90% क्वेश्चन आप लगातार रिवाइज करके, लगातार प्रैक्टिस करके देखते जाएंगे तो एटलीस्ट 80-85% वहाँ पे क्वेश्चन सही कर पाएंगे और सिलेक्शन होने की गारंटी 100% है, ये मेरी तरफ से है। अगर आप जो यहाँ पे बोला जा रहा है उसको नोट कर पा रहे हैं, उसको याद रख पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और उससे पहले कि प्रैक्टिस सेट शुरू करें, हमारा पहला क्वेश्चन डील करने से पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी, जहाँ पे कि कैपिटल स्टडी सर्कल दिल्ली के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ते रहे हैं, उनको जब वो कोरोना के समय वापस आ गए तो उनकी एक डिमांड थी कि लखनऊ के अंदर या यूपी के अंदर किसी भी जगह पे, इलाहाबाद में तो कोचिंग्स हैं लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ लखनऊ में कोई ऐसा सेंटर नहीं जहाँ पे टीजीटी, पीजीटी या जो सोशल साइंस है उसका बहुत अच्छा कोई इंस्टीट्यूट हो। तो हमने यहाँ पे भी ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट है वो खोल दिया है। आप अलीगंज में हमारा फ़ोन नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्रैक्टिस सेट तो यूट्यूब पे फ्री है और वो हमेशा फ्री रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हमारा प्रैक्टिस सेट बाइलिंगुअल है। और तो पहला क्वेश्चन जो है 126 नंबर, क्योंकि इससे पहले हम 125 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत अच्छा, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क हम जानते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, सार्क लिखा है यहाँ पे, हिंदी में दक्षेस भी लिखा हो सकता है। तो दक्षेस या सार्क कहीं, इसीलिए मैंने बोला कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। अब ये सार्क है क्या, पहले तो ये जान ले कि पहले तो क्वेश्चन है सिर्फ मेंबर के बारे में पूछा है, लेकिन अगले साल या इसके बाद कभी भी आने की संभावना क्या है, सार्क किसका कंट्री मतलब है, किसका एसोसिएशन है, तो ये साउथ एशिया का एसोसिएशन है। साउथ एशिया के कितने कंट्रीज़ हैं, 8 कंट्री हैं। जो कब बना, 1985 में बना, तो ये याद रखना है 1985, ये याद रखिए किसी भी तरह। और इसमें कौन कौन देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, तो बीबी भूटान बांग्लादेश, IM BB IM इंडिया मालदीव, फिर नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, NPS, BBIM NPS, इससे भी याद रख सकते हैं BBIM NPS। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो अब इसमें से पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो हमने देख लिया कि मालदीव तो है, नेपाल है, भूटान है, मॉरिशस नहीं है। मॉरिशस जो है वो नहीं है सार्क का मेंबर। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, साउथ एशिया का और कैसा ऑर्गेनाइजेशन है ये भी पूछा जाता है, किस चीज़ पे बेस्ड है। तो इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और राजनीतिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है।
सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है कि सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, सिक्योरिटी का थ्रेट होगा तो इसमें इंटरफेयर नहीं करता है। इसके अलावा सबमिट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी सबमिट जो है लास्ट कब हुई है, लास्ट सबमिट जो हुई है वो 2020 में हुई है। 2020 में इसकी लास्ट सबमिट हुई है और जो नेपाल में हुई। इसके अलावा नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो कहाँ पे है, 2022 में पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले 2016 में पाकिस्तान के अंदर शेड्यूल था, लेकिन उसी समय में उरी जैसा इंसिडेंट हो गया था तो इंडिया ने इसको बाइकआउट किया और उसी के साथ तमाम सारे देश जो हैं वो उसको बाइकआउट करते नहीं होती है। और 2016 के बाद से लगातार नेपाल के अंदर जो हेड ऑफ़ द स्टेट की जगह पे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनका मीटिंग होती रही और नेपाल के अंदर, लेकिन 2022 में ये पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। अब देखिए होता है कि ये नहीं होता, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो इस पर भी नज़र रखिए, अगर ये होती है तो ये बड़ा इंसिडेंट है और ये क्वेश्चन आने के संभावना बढ़ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड 127 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ सार्क। हम अभी बात ही कर रहे थे कि एम नहीं है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य भी जान लेते रहिए। सार्क से 2 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो सार्क इंपॉर्टेंट है। सार्क, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, तो बिम्स्टेक के बारे में भी पूछा था कौन कौन से कंट्री है, उसको भी ध्यान रखिएगा। और सार्क 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो क्षेत्रीय संगठन है उनके बारे में पूछा गया। अब इसका काम क्या है ये पूछ रहे हैं, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया। तो निम्न में से सार्क का कौन सा उद्देश्य नहीं है, यहाँ नहीं पे ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे नॉट पे। दक्षिण एशिया की जनता के कल्याण को प्रोत्साहन करना, तो अगर इकोनॉमिक, हमने बोला इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, राजनीतिक और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, सही है। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग मजबूत करना, ये भी है। अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुरक्षित करना, तो अभी हमने क्या बोला, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक है, ना कि ये सुरक्षा से संबंधित है। नाटो की तरह नहीं है ये। नाटो क्या है, सैन्य संगठन है, सुरक्षा से संबंधित है। सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, इस तरह की जो आसियान हो गया, ये सब जो हैं वो सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो यही एक गलत है। टू सेफगार्ड द सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अगर आपस में इंडिया पाकिस्तान में जो अटैक होगा या इस तरह के तमाम सारी जो चीज़ें हो रही हैं उसमें इंटरफेयर करता, ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप आसानी से जज कर सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 128 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। तो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्ण निपटारे का निम्न में से कौन सी पद्धति नहीं है। शांतिपूर्ण निपटारे का निपटारा अलग अलग तरीके से, अशांतिपूर्ण भी हो सकता है, जैसे अटैक किया कई बार, जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान पे किया, इराक पे किया, इस तरह की चीज़ों का। उससे यूजुअली क्या होता है, अटैक करने से, अगर आप अटैक कर रहे हैं तो उस समस्या का निपटारा नहीं होता। उस समय के लिए आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि हमने बदला ले लिया, लेकिन समस्या हमेशा के लिए नहीं ख़त्म होती। समस्या अंत तक, चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर हो, अमेरिका कोई बात करनी पड़ी, अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री अफ़गानिस्तान के अंदर फाइनली जो समस्या है उससे निकलने के लिए बातचीत का ही रास्ता अपनाता है। तो इसी तरह से इसमें देख ले क्या क्या है, ब्लॉकेड है, निगोसिएशन है, आर्बिट्रेशन है, कॉन्सिलेशन है। तो ब्लॉकेड, निगोसिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन। अब इसको हिंदी में देख ले, नाकाबंदी, वार्ता, विवाचन, समाधान। तो क्या सही होगा, तो समाधान निकालना तो सही है। विवाचन करना मतलब आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता करना, हिंदी में अगर देखेंगे तो ये होगा, यहाँ पे कठिन हिंदी लिखी विवाचन, इसका सामान्य हिंदी में मध्यस्थता। वार्ता, बातचीत के थ्रू, ब्लॉकेड कर देंगे तो क्या होगा, वो और एग्रेसिव हो जाएगा। तो शांतिपूर्ण रास्ता तो नहीं निकल सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नाकाबंदी एक गलत तरीका है कि नाकाबंदी करके या ब्लॉकेट करके आप डिस्प्यूट को या जो झगड़ा है उसको और बढ़ाएंगे, ना कि उसको घटाएंगे। तो यही एक सही आंसर इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। द फाइनल गोल ऑफ मार्क्सियन अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन।
अब इंटरनेशनल रिलेशन पे मार्क्सियन गोल क्या है? एक तो कार्ल मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशन के थिंकर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन इसी के साथ साथ जो है वो कुछ चीज़ें बेसिक बता के जाते हैं। और तमाम सारे जो दूसरे मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल हैं, जैसे एंड्रे गुडर फ्रैंक हो गए या दूसरे तमाम सारे जो लोग हैं, या लेनिन हो गए या दूसरे भी जो मार्क्सिस्ट थिंकर है, वो इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में उपागम देते हैं। तो बेसिक जो आइडिया मार्क्स का है वो क्या कहता है कि अगर मार्क्सियन व्यू ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म। प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म मतलब सर्वहारा वर्ग जो है वो पूरी दुनिया का एक है, तो पूरी दुनिया उनके लिए एक है। तो उसको समझने के लिए आप कह सकते हैं कि जैसे मार्क्स ने दो भागों में बांटा है, सर्वहारा जिसको प्रोलेटेरियत कहते हैं और बुर्जुआ जिसको हम अमीर क्लास कहते हैं। तो बोलते हैं कि पूरी दुनिया के जो गरीब हैं उनका अपना कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के नाम पे जो बुर्जुआ है वो यूनाइट तो करता है लेकिन प्रॉफिट अपने पास लेता है। तो इनके हित, इस देश के जो गरीब है मजदूर है उसका हित अगर दूसरे देश के गरीब मजदूर के हित के बराबर ही होगा, तो इसलिए कहते हैं कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, उनका शोषण पूरी दुनिया में एक समान होता है। चाहे वो अमेरिका में मजदूर हो उसका भी शोषण होगा, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या रसिया में हो। तो वो कहते हैं कि इसकी वजह से मजदूरों का कोई देश नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म जो है, द वर्ड ऑफ प्रोलेटेरियत हैव कॉमन इंटरेस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल नेशनैलिटी, मतलब किसी भी राष्ट्रवाद या राष्ट्र की जो सीमा है उसके अंदर रहने से उनके जो हित हैं वो बदल नहीं जाते कि इंडिया का जो मजदूर है, पाकिस्तान का जो गरीब है या नेपाल का जो गरीब है, उसकी समस्याएं और उसका जो हित है वो एक ही होंगे पूरी दुनिया में, क्योंकि उनका जो शोषण है मार्क्स के अकॉर्डिंग, उनका शोषण उन्हीं के अपने लोग कर रहे होंगे, अपने ही देश के। ऐसा नहीं कि दूसरे देश का व्यक्ति आके वह आपका शोषण कर रहा होगा। तो मजदूरों का हित जो है अपने शोषण से मुक्ति में है। तो कहते भी है वर्किंग मैन हैव नो कंट्री, उसका कोई देश नहीं होता। जो मजदूर क्लास है, जो वर्किंग मैन है, जो निचले तबके का काम कर रहा है, जो किसी और के लिए काम कर रहा है, एक तरह से मजदूर वो है जो किसी और के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसके काम से जो कंपनी का मालिक है या जो फर्म है वो प्रॉफिट उसके पास जाता है। तो आज के समय में बहुत न्यू मार्क्सिस्ट ये भी कहते हैं कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में सिम कार्ड बेच रहे हैं या किसी में कुछ भी बेच रहे हैं, तो आप तो मेहनत करके बेच रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होगा, अगर आप ज़्यादा बेचेंगे तो प्रॉफिट किसके पास जाएगा? तो वो कहते हैं कि मालिक के पास जाता है। तो इसलिए वो कि वर्किंग क्लास का अपना कोई कंट्री नहीं है। यूनिट एक्शन बाय द प्रोलेटेरियत इज वन ऑफ द फर्स्ट कंडीशन फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ प्रोलेटेरियत। अब ये कहते हैं कि सबसे पहली कंडीशन है कि जो सर्वहारा वर्ग है, प्रोलेटेरियत क्लास है, उसका यूनाइट एक्शन होना चाहिए कि दुनिया के सारे मजदूर, उनका नारा भी है कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। उन जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसमें उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया के मजदूर एक हैं, एक जैसी समस्या हैं। तो अब इस सारी बातों से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि ओवरथ्रो द कैपिटलिज्म, ये तो है, लेकिन जो मेन गोल है, फाइनल गोल नहीं है, ये शुरुआत है। ये ओवरथ्रो द कैपिटलिज्म और उसके बाद सोशलिस्ट स्टेट आएगा। सोशलिस्ट स्टेट का काम क्या होगा? कम्युनिस्ट स्टेट बनाना। इसको हटा लेते हैं। तो इंटेंसिफाई द क्लास वॉर, ये भी फाइनल नहीं है, ये शुरुआत करेंगे तब ये हटा देगा। टू एनकरेज न्यू इम्पीरियलिज्म, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो साम्राज्यवाद को के अगेंस्ट में है मार्क्सवाद, तो उसके हो ही नहीं सकता। तो ये तीनों गलत हो गए। तो क्या सही होगा? टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कम्युनिटी, कम्युनिस्ट कम्युनिटी जो साम्यवाद स्थापित करना है, जिसमें मार्क्स के कथन के अनुसार सबको उसकी आवश्यकता के अनुसार और सबसे उसकी योग्यता के अनुसार, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड एंड टू ईच फॉर ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, मतलब कि जो आपको जितनी आवश्यकता है उतना आपको मिले और आपकी जो योग्यता है वो आपसे काम ले लिया जाए। ऐसा ना हो कि किसी काम को ऊंचा और नीचा समझा जाए कि ये काम करने से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वो काम करने से कम। तो ये कहते हैं मार्क्स का आइडिया है। तो इन सारी चीज़ों से आप
क्योंकि घुमा फिरा के इधर उधर से क्वेश्चन आते हैं तो उससे आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो भी आप इसको कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 130th जो है हमारा क्वेश्चन, द पावर, एक सेकेंड इसको थोड़ा, बाय पावर इज meant man's control over the mind and action of the other man. The game of power is sustained by the irrefutable fact of interest. Who among the following said this? शक्ति का आशय यही है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दिमाग और कार्यों पर नियंत्रण रखे। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य और दिमाग पर नियंत्रण रखे। शक्ति से इस खेल का आधार है हित। निम्नलिखित में से किसने कहा? अब ये देखिए, शक्ति पावर पे सबसे अधिक फोकस कौन करता है और इस खेल का आधार हित है। हित और पावर, शक्ति और हित, दो चीज़ें किस चीज़ में, किस सिद्धांत में सबसे अधिक हैं? वो है यथार्थवाद। यथार्थवाद, या हम इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रियलिज्म। तो रियलिज्म जो है वो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा बोलता है कि शक्ति पे फोकस कीजिए और अपने हित का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे है कि पावर अब कौन हो सकता है और यथार्थवाद के सबसे बड़े चिंतक कौन हैं? आसानी से आप जान सकते हैं, मैकियावेली नहीं है। मैकियावेली है लेकिन यथार्थवादी, लेकिन यथार्थवाद के चिंतक नहीं है। एफ.एल. सुमन भी नहीं है, जॉर्ज एफ. कैनन नहीं है। तो मॉर्गनथाउ जो हैं, हैंस मॉर्गनथाउ, इनकी बुक आप लोगों ने जानते होंगे, पॉलिटिक्स अमंग नेशन। ये बहुत पॉपुलर बुक है, ये भी याद रखिए। ये कई बार पूछा जा सकता है, टीजीटी पीजीटी में तो जरूर पूछा सकता है, यूपीएचएससी में शायद ना पूछा जाए, लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हैंस मॉर्गनथाउ यथार्थवादी चिंतक, उसके जनक भी माने जाते हैं और शक्ति पे और हित पे, नेशन इंटरेस्ट और पावर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 130 हो गया हमारा, 131 पे पहुँचते हैं। Who said the system theory approach provide the only possible method which can assure the development or scientific politics? अब ये क्या आ गया है? सिस्टम थ्योरी अप्रोच। तो सिस्टम थ्योरी अप्रोच कौन कौन बात करता है पहले तो ये देख लीजिए। इसमें व्यवस्था सिद्धांत की संभावित विधि प्रयुक्त करता है। व्यवस्था सिद्धांत की संभावित विधि प्रयुक्त करता है जिससे राजनीति विज्ञान का विकास संभव है। यह किसका कथन है? अब सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए कि व्यवस्था सिद्धांत क्या है। तो व्यवस्था सिद्धांत जो है वो है कि पूरे सिस्टम को, पूरे जो भी व्यवस्था है उसको एक यूनिट मान लेते हैं। मान लीजिए आप ह्यूमन बॉडी को देख रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर स्किन को जलाया जाएगा या किसी पैर में चोट लगेगी तो बाकी बॉडी को कोई फर्क ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि या आप सिस्टम को एक कार की तरह देख सकते हैं कि ये नहीं कह सकते कि ब्रेक के बिना भी काम चल जाएगा, ब्रेक तो छोटी चीज़ है, या स्टीयरिंग के बिना भी काम चल जाएगा, या विंड स्क्रीन के बिना भी काम चल जाएगा। तो हर एक, या कहें कि सीट के बिना भी काम चल जाएगा। तो हर एक चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो कहते हैं सिस्टम सिद्धांत जो है वो बहुत साइंटिफिक है और उसी के बदौलत आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें आंसर निकालने के लिए हम देखें कौन कौन से सिस्टम थिंकर हैं। तो सिस्टम थिंकर में अगर हम बड़े नाम देखें तो डेविड ईस्टन है, गैब्रियल एल्मंड है, जीसी पॉल हैं, पॉवेल, इसका मॉर्टन कैप्लान है और कार्ल ड्वेच हैं। ये जो बड़े नाम हैं। तो इनमें से अगर देखें तो हम बड़े नामों में से कौन दिया है? मॉर्टन कैप्लान। मॉर्टन कैप्लान का जो है वो नाम यहाँ पे है, इसलिए मॉर्टन कैप्लान यहाँ पे सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 32 पे पहुँचते हैं। तो 32 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? विच आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर मेंशन दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वल ऑफ ऑल इट्स मेंबर। अब ये पूछा है कि यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि यह संघ संप्रभु राज्यों की समानता के सिद्धांत पर अधीन है, आधारित है। एक्चुअली
थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, संप्रभु होगा और आधारित है। तो बेसिकली चार्टर अगर आप देखेंगे यूएन का पहला चार्टर जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें क्या है, तो फर्स्ट आर्टिकल द पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन, उसका उद्देश्य लिखा है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो पहला उद्देश्य तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है। और अगर हम दूसरे में जाएं, आर्टिकल 2 को 2 भाग में बांटा गया है। तो एक है द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ इट्स ऑल मेंबर। तो पहला ही आ गया, द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द आर्टिकल 2 के फर्स्ट पार्ट में ये लिखा है। अब सेकंड पार्ट भी पूछा सकता है, अगर फर्स्ट पार्ट अभी पूछ लिया तो सेकंड पार्ट आगे पूछा। ऑल मेंबर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर टू ऑल ऑफ देम द राइट्स एंड बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द मेंबरशिप शैल फुलफिल इन गुड फेथ ऑब्लिगेशन एज्यूम बाय देम इन अकॉर्डिंग विद द प्रेजेंट चार्टर। कि सभी जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो एक दूसरे की जो गुड फेथ में और जो डिसीजन लिए जाएंगे उसको मानने के लिए, जो चार्टर में बात की गई है उसको मानने के लिए बाध्य होंगे कि उस पर चले। तो ये सेकंड है, लेकिन फर्स्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल फर्स्ट क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल सेकंड क्या है कि बेस्ड ऑन सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ इट्स। तो आर्टिकल 1 पहले पूछा जाता था, अब उन्होंने आर्टिकल 2 का 1 पूछ लिया है, तो आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 का 1 पूछ लिया। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 133 देख लेते हैं। एज अ गाइड टू फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, आइडियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एसेंशियल अ वेरिएंट ऑफ। विदेश नीति बनाने के मार्गदर्शक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद अनिवार्यता एक प्रकार है। कि जब हम विदेश नीति बना रहे हों तो उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ की आदर्शवाद होना ही चाहिए, किस आइडियोलॉजी में है। कि अगर देखें तो मल्टीकल्चरलिज्म, नियोग्राम्सियनिज्म, डिपेंडेंसी स्कूल, लिबरल इंटरनेशनलिज्म। तो 4 चीज़ें दी हुई हैं। इसमें ये पूछ रहे हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म बहुसंस्कृतिवाद, नवग्राम्सीवाद, निर्भरता संप्रदाय, उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद। तो अगर इसमें तमाम सारी चीज़ें देखें तो नियोग्राम्सियन जो है वो मार्क्सिस्ट आइडिया है, इसमें आदर्शवादी तो नहीं है, या नवग्राम्सी क्या है, मार्क्सवादी हो गए। निर्भरता संप्रदाय ये भी मार्क्सवादी हो गए, कि जितने भी निर्भरता डिपेंडेंसी थ्योरी है, डिपेंडेंसी स्कूल में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो मार्क्सवादी हैं। जो इसके अलावा उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद जो है ये कई बार रियलिस्ट अप्रोच अपनाता है। उदार तो है, इसमें तो है, लेकिन बहुत आइडियल नहीं है, क्योंकि उदारवाद आइडियल आदर्शवाद पे नहीं चलता, वो प्रॉफिट देखता है। तो अब क्या बचा, एक ही मल्टीकल्चरलिज्म। अब मल्टीकल्चरलिज्म किसका कॉन्सेप्ट है? मल्टीकल्चरलिज्म कॉन्सेप्ट है विल किमली का। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, विल किमली का, याद रखिएगा, विल किमली का। ये है बहुसंस्कृतिवाद, और कनाडा को इसका एग्जाम्पल बताते हैं और कनाडा को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और तमाम सारे जो बहुसंस्कृतिवाद हैं वो कहते हैं कि आज के समय में आदर्शवादी, मतलब उनका आइडिया बहुत आदर्शवादी है कि दुनिया में जहाँ भी जो रहे, संस्कृति अगर किसी की बहुत छोटी भी है तो उसको ऐसा फील ना हो, या उसके लिए ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी जो है वो अपनी संस्कृति को इस पे थोप रही है, या मेजॉरिटी को कोई चीज़ नहीं पसंद है कि कोई चीज़ खाना, कोई चीज़ पहनना या कोई चीज़ नहीं, तो वो जो माइनॉरिटी है उसकी जो इच्छाएं हैं उसका दमन ना हो। तो ऐसे ही आइडिया है विल किमली का, और उसको कहते हैं कि कनाडा एक इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे अलग अलग जगह से दुनिया के लोग पहुँचे हैं और सभी का ध्यान रखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, 34 पे पहुँच जाते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यू रियलिज्म। अब ये न्यू रियलिज्म जो है कि पूछा जा रहा है कि न्यू रियलिज्म जो है उसमें कौन सा इनकरेक्ट है। नव यथार्थवाद से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन की पहचान। यथार्थवाद किसका है? अभी हमने बताया हैंस मॉर्गनथाउ। हैंस मॉर्गनथाउ, इनकी बुक क्या है? पॉलिटिक्स अमंग नेशन। अब
नव यथार्थवाद के प्रतिपादक कौन है, या हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ न्यू रियलिज्म? केनेथ वॉल्स। केनेथ वॉल्स, ये भी याद रखिएगा। तो नव यथार्थवाद। अब वापस आ जाते हैं इसमें। सिक्योरिटी डायलेमा बीइंग द मेन थीम ऑफ डिफेंसिव रियलिज्म, मैक्सिमाइजिंग रिलेटिव गेन being the main theme of offensive realism, emphasize on multipolarity for stability, prevalence of international system, still it being essential anarchy। अब हिंदी में देख लेते हैं। रक्षात्मक यथार्थवाद का मुख्य भाव सुरक्षा दुविधा है। रक्षात्मक यथार्थवाद कि हाँ, क्योंकि ये कहते हैं कि हमेशा पावरफुल इसलिए नहीं होना चाहिए। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि डिफेंसिव रियलिज्म क्या है। एक रियलिज्म क्या कहता है, आपको एग्रेसिव, इससे पहले कोई अटैक करे आपको अटैक कर देना चाहिए, ये हो गया ऑफेंसिव रियलिज्म। यथार्थवाद कहता है कि हमेशा सब पे अटैक नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको अटैक करना पड़ेगा कई बार, क्योंकि आप तो शांति चाहते हैं लेकिन दूसरा शांति ना चाहता हो तो क्या होगा, तो इससे भी आपको अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाना पड़ेगा। अब आक्रामक यथार्थवाद का मुख्य भाव सापेक्ष लाभों का अधिकतमकरण होता है। तो ऑब्वियसली मैक्सिमाइज रिलेटिव गेन, कि आप जो आक्रामक है उसमें लगता है कि अगर हमने अटैक नहीं किया तो हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी सही है। प्रिवलेंस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं कि एनार्किक तो है, जैसे यथार्थवाद क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय जो सिस्टम है दैट इज़ अनार्किक, अराजकतावादी है। उस अराजकता में आप अगर अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अपनी शक्ति को, अपने संसाधनों को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो ये बात भी सही है। तो क्या बची, स्थिरता के लिए बहुध्रुवीयता पर बल, ऐसा नहीं कहता। न्यू रियलिस्ट क्या कहते हैं, तो न्यू रियलिस्ट कंक्लूड दैट द बाइपोलर सिस्टम इज मोर स्टेबल, कि बाइपोलर जो सिस्टम, द्विध्रुवी जो सिस्टम है वो ज़्यादा स्थायी है देन अ मल्टीपोलर सिस्टम, बहुध्रुवी है, बिकॉज बैलेंसिंग कैन ओनली अकर थ्रू इंटरनेशनल बैलेंसिंग एज देयर नो एक्स्ट्रा ग्रेट पावर विथ विच टू फॉर्म। तो कैसे बैलेंस ऑफ पावर कैसे रहेगी, वो कहते हैं कि सिर्फ पावर के थ्रू ही, दो ग्रेट पावर हो तो बैलेंस फिर भी होगा, अगर एक ग्रेट पावर होगी या बहुत ढेर सारी ग्रेट पावर तो बैलेंस खराब हो जाएगा। तो यही सही आंसर है। 3 इसका गलत है। बाइपोलरिटी पे विश्वास करते हैं, द्विध्रुवी पे विश्वास करते हैं। नव यथार्थवादी, तो हमने बताया नव यथार्थवादी जो होते हैं वो कहते हैं कि क्योंकि सिस्टम अराजक है इसलिए हमको एग्रेसिव होना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं 135 पे। तो 135 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉलस्टीन वर्ल्ड इकोनॉमी। तो its spatial dimension are periphery, semi-periphery and core state. Its temporal dimension are cyclic rhythms, secular trends, strategy and computation। आगे बढ़ते हैं हिंदी में। वॉलस्टीन का विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसके स्थान परक आयाम हैं परिधि, अर्धपरिधि, परिधि अमूल्य राज्य। इसके लौकिक आयाम हैं चक्री ताल, सेकुलर प्रवृत्तियाँ, रणनीति एवं कंप्यूटर गणना। तो दोनों में से कौन सा सही पूछा जा रहा है। तो अगर आप वॉलस्टीन को पढ़ेंगे तो इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम दिया कि इन्होंने क्या बोला कि कुछ चीज़ें जो प्रतिपादित की हैं। तो वर्ल्ड सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है कि इन्होंने 3 तरह से पूरे वर्ल्ड सिस्टम को डिवाइड किया हायरार्की में, कि पहला कोर कंट्री होते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है, कोर कंट्री। फिर दूसरा क्या किया, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी। तो सबसे पहले क्या है, मूल राज्य, केंद्र व राज्य भी लिखा हो सकता है, तो कोर याद रखिएगा, अर्धपरिधि और परिधि। तो कोर कंट्री बोले कि यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। जैसे अगर इसका एग्जांपल ले लें तो यूएसए है, जापान है, जर्मनी है। तो ये जैसे यूएसए हो गया अपने जहाँ पे एक कोर हो गया, जापान एशिया में हो गया, जर्मनी यूरोप में कोर कंट्री हो गया। अब अर्धपरिधि कौन से होंगे, सेमी पेरिफेरल। जैसे बोला कि मैक्सिको, मैक्सिको कहाँ हो जाएगा, अमेरिका के पास मैक्सिको हो गया, या ताइवान हो गया तो जापान के पास देखें ताइवान आ गया, चाइना के पास, या इंडिया को भी रखते हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका हो गया। इस तरह के जो कंट्री हैं
या साउथ कोरिया को, जापान के बगल में है साउथ कोरिया, तो बोले ये सेमी पेरिफेरी है, ये कोर कंट्री हो गया जापान, और उसकी वजह से थोड़ा ये भी तरक्की करते हैं। अब जो पेरिफेरी है, जो बिल्कुल परिधि पे हैं, तो मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे, या साउथ अमेरिका के दूसरे कंट्री चिली, पेरू, ये सब जो हैं गरीब कंट्री हैं, तो मैक्सिको से, तो ये 3 पार्ट में बांट देते हैं। यूरोप के अंदर भी जैसे अगर आपके आज के समय देखें तो पेरिफेरी कंट्री जो आएंगे, स्पेन, पुर्तगाल, इस तरह के जो कंट्री हैं जो पीछे छूट गए हैं वो, तो ये सही है। और दूसरा जो आइडिया है उनका वो भी सही है कि चक्री होता है और सेकुलर होता है, नई चीज़ें, तो दोनों ही सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, 135 से बढ़ते हैं 136 की तरफ। 136 में क्या पूछा जा रहा है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत अलग चीज़ पूछी गई। बहुत दिनों से हम अगर किताबों को देखें तो बहुत पॉपुलर किताबें ही पूछी जा रही थी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें दिखा हुआ है कि हिल्फर्डिंग, कार्ल कॉट्स्की, रोज़ा लग्जमबर्ग, जोसेफ स्टालिन। तो द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया गया, वही नाम लिखा गया, तो आपको नाम भी उसी तरह से हिल्फर्डिंग, कार्ल कॉट्स्की, रोज़ा लग्जमबर्ग, जोसेफ स्टालिन। कौन हो सकता है? तो इसमें रोज़ा लग्जमबर्ग ने ये बुक लिखी है, तो सही आंसर क्या हो गया? रोज़ा लग्जमबर्ग। तो रोज़ा लग्जमबर्ग की ये बुक है एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, 136 के बाद 137 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ इम्पेरियलिज्म। लेनिन के अनुसार, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में गड़बड़ कर दिया, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फीचर ऑफ इम्पेरियलिज्म। लेनिन के अनुसार, हिंदी में सही लिखा है, लेनिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन साम्राज्यवाद की विशेषता नहीं है? वित्तीय पूंजी का उदय, पूंजी का निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय एकाधार पूंजी संबंधों का निर्माण, विश्व साम्राज्यवादों राष्ट्र का संघ। तो लेनिन के अनुसार ये पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ करेक्टर है। तो लेनिन बहुत सी चीज़ों को कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इम्पेरियलिज्म के संबंध में, तो उनकी बुक भी है। लेनिन की फेमस बुक क्या है? इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। साम्राज्यवाद जो सबसे ऊंची जो शिखर है वो पूंजीवाद का चरम है, कह सकते हैं हिंदी में। तो ये ट्रांसलेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में याद रखिएगा हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो इनके अनुसार वो बांटते हैं 5 पार्ट में कि रोल ऑफ इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, कि इकोनॉमिक कंसंट्रेशन होगा, आर्थिक जो वित्तीय पूंजी होगी कहीं कहीं एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगी, सही है। पूंजी का निर्यात होगा, द डोमिनेंस ऑफ फाइनेंस कैपिटल, ये भी बात है जो अपने बात, सेकंड नंबर है, फाइनेंस कैपिटल बढ़ेगा। इसके बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल एक्सपोर्ट, कैपिटल का एक्सपोर्ट भी होगा। अगर भारत के संबंध में देखें तो भारत से कमा के कहाँ ले जाते थे? तो वो पूंजीवाद भी था और साम्राज्यवाद भी था। वो क्या कहता था? अपने यहाँ ले जाता था। अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकारी पूंजीवाद संघों का निर्माण, विश्व साम्राज्यवाद राष्ट्रों का संघ। तो बोलते हैं स्पेशल स्ट्रेटिफिकेशन वर्ड रिजल्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डोमिनेंस एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। तो अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकार पूंजीवाद संघों का निर्माण होगा, विश्व साम्राज्यवाद राष्ट्रों का संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकार पूंजीवादी संघों का निर्माण तो बोलते हैं, विश्व साम्राज्यवाद राष्ट्र का संघ नहीं बोलते, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? यही। आगे बढ़ते हैं, 38 पहुंच जाते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द कॉलम है, और इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में देख सकते हैं कि ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत डिफ़िकल्ट माना जाएगा। अगर आपको कम से कम 2 तो मालूम होने चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब इसमें से हम अगर देखें कि कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि नियोग्राम्सियन, जैसे अगर हम देखें इम्पेरियलिज्म एट द इंसेप्शन ऑफ कैपिटलिज्म, सेंटर एंड पेरिफेरी थ्योरी,
तो अगर हम देखें कि कोई भी चीज़ हमको मालूम हो तो उससे हम निकाल सकते हैं कि सेंटर पेरिफेरी थ्योरी हमको मालूम थी, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि तमाम सारे लोग जो है सेंटर पेरिफेरी थ्योरी को लाते हैं, लेकिन सबसे पहले सेंटर पेरिफेरी को कौन लाता है? राउल प्रेविस। तो सेंटर पेरिफेरी थ्योरी राउल प्रेविस जो है वो लाते हैं, और ये अर्जेंटीना के थे, और इन्होंने सबसे पहले अपनी जो लैटिन अमेरिका में जो गरीबी है उसका जिम्मेदार बोलते हैं कि अमेरिका क्योंकि लगातार शोषण करता है इसलिए ये हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट का आइडिया एंड्रे गुडर फ्रैंक का है। तो दो चीज़ें हमको मिल जाने से सी का 1 देख लीजिए किसमें किसमें है, दोनों में है। और इसके अलावा जो बी है उसका 4th, बी का 4th कहाँ पे? इसमें है। तो ये आंसर सही होगा। ए का 3 हो जाएगा, इम्पीरियलिज्म एंड इंसेप्शन ऑफ कैपिटलिज्म। ये रोज़ा लग्जमबर्ग, अभी हमने बात भी की थी, एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में तो रोज़ा लग्जमबर्ग ही यहाँ पे, और कोई ऐसा नहीं है। नियो ग्राम्सियन कौन है? रॉबर्ट कॉक्स। रॉबर्ट कॉक्स भी जो है ये आइडिया देते हैं कोर पेरिफेरी का, बताते हैं किस तरह से जो पिछड़े कंट्री हैं वो इसलिए नहीं पिछड़े हैं कि क्योंकि वो काम नहीं करते या उस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो जो है उनका शोषण जो अमीर कंट्री है वो नई नई पॉलिसी बना के इस तरह से करते हैं, उनका रॉ मटेरियल ले लेते हैं और फिर उनको महंगे दाम पे उन्हीं का माल बेचते हैं, तो इसकी वजह से वो कभी तरक्की नहीं कर पाते। तो इसका हिंदी में भी देख लेते हैं, सेम चीज़ है कि राउल प्रेविस जो हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 139 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शनलिज्म। अब ये फंक्शनलिज्म पे एक क्वेश्चन आ गया है। इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। सेकेंड, आफ्टर द इंक्रीज कोऑपरेटिव अमंग द नॉन स्टेट एक्टर द नेशन स्टेट वुड एवोपरेट। फंक्शनलिज्म क्या कहता है? फंक्शनलिज्म जिसको कह सकते हैं फंक्शनल, इट इज़ ए स्ट्रीम ऑफ इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। बात सही है, क्यों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर लिबरल इंस्टीट्यूशन ही फंक्शनलिज्म की बात करते हैं। एट द सेम टाइम कह रहे हैं कि आफ्टर द इंक्रीज ऑफ कोऑपरेटिंग अमंग द नॉन स्टेट एक्टर्स द नेशन स्टेट्स वुड एवोपरेट। नॉन स्टेट एक्टर, जब नॉन स्टेट एक्टर कौन से होते हैं? मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन हो गया, या इस तरह के तमाम सारे जो संगठन है, सार्क हो गया, नाटो हो गया। तो इन सब के बढ़ने से नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कम हो जाएगा, उसकी सॉवरेटी कम हो जाएगी। तो ये दोनों बात सही है, इसलिए 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, 140 में पहुँचते हैं। फिर से मिलाने वाला आ गया है, तो ये फिर से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा किससे मिल सकता है, और फिर से आपको अगर देखें कि किससे रिलेटेड है। अगर आप उस चीज़ को कुछ चीज़ें भी जानते होंगे तो समझ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर मैन मिलियू स्टडी या इसको जानते हैं, अगर जो लोगों ने पढ़ा है, तो वो किससे रिलेटेड है? हैरोल्ड एंड मार्गरेट से। तो ये हमने इसको मिला दिया। अगर बी का 1 कितने में है तो ये 2 हो गए यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम देखें कि कार्ल ड्यूच का जो है, एक्चुअली यहाँ पे कार्ल ड्यूच तो नहीं है कि तो इसी तरह से पर्सनालिटी फैक्टर स्टडी जो है अलेक्जेंडर एंड जूलियट जॉर्ज से रिलेटेड है। 2 भी हमको पता चल गया, तो हम क्या कर रहे हैं कि ए का क्या होगा? 3। ए का 3 किसमें? इसमें है, तो 2 इसका सही आंसर होगा। इसी को हम देख सकते हैं हिंदी में भी, कि हिंदी में क्या कह रहे हैं कि व्यक्तित्व कारक जो है अध्ययन, इन्होंने अलेक्जेंडर और जूलियट जॉर्ज ने पर्सनालिटी, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है उसमें व्यक्तित्व को कितना महत्व दिया उसके ऊपर एक स्टडी की। और परिवेश अध्ययन जो करते हैं वो क्या है हैरोल्ड और मार्गरेट वो। तो ये सही हो जाएगा, इसलिए 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 141 नंबर देख लेते हैं हम लोग। तो 141 में क्वेश्चन लिखा था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये कंसीडर करने के लिए बोल रहे हैं, प्रिजनर्स डायलेमा इज द गेम ऑफ म्यूचुअल थ्रेट ओनली, चिकन गेम इज द गेम ऑफ थ्रेट एंड प्रोमिसेस।
अब जो इन्होंने पढ़ा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। कैदी की दुविधा परस्पर केवल धमकियों का खेल है, चिकन खेल धमकियों एवं वायदों का खेल है। अब ये अगर जो लोग जानते हैं प्रिजनर्स डायलेमा या कैदियों की दुविधा का जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है, उसमें दो कैदी होते हैं, उसमें से एक कैदी को बुलाता है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, अगर आप गवाही दे दीजिए कि उसने चोरी की या कैसे चोरी हुई सब कुछ बता दीजिए तो आपको छोड़ देंगे, उसको पकड़ लेंगे। तो एक, और अगर नहीं बताएंगे तो दोनों जेल में जाएंगे। तो एक तरह से क्या हुआ, इसमें धमकी भी है और म्यूचुअल जो है थ्रेट भी है और प्रॉमिस भी है। तो अब कैदी के ऊपर, या तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये होता है कि तमाम सारे जो बड़े कंट्री होते हैं वो छोटे कंट्री को बोलते हैं आप हमारे साथ जुड़ जाइए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ फिर हम आपको परेशान करेंगे। तो इस तरह की समस्या, तो प्रिजनर्स डायलेमा में ये होता है, थ्रेट एंड प्रॉमिस दोनों। चिकन गेम में क्या होता है कि अगर जिस तरह से थ्योरी पढ़ते हैं कि एक पतला रास्ता, इसमें भी एक गाड़ी इधर है एक गाड़ी इधर है, कौन पहले निकलेगा, तो दोनों एक दूसरे से कोशिश करते हैं और अगर दोनों लड़ जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, दोनों को नुकसान होगा। तो कई बार दोनों कोशिश तो करते हैं लेकिन निकलता कोई भी नहीं है, या दोनों ही दिखाते हैं कि हम पहले निकलेंगे, हम नहीं रुकेंगे, लेकिन अल्टीमेटली एक्सीडेंट नहीं होने देते। तो ये क्या है, थ्रेट ओनली है, यहाँ पे थ्रेट होता है। जैसे हम धमकी दे रहे हैं कि हम चाइना को देख लेंगे, या चाइना हमको बोलता है कि इंडिया को हम देख लेंगे, तो युद्ध नहीं हो रहा है लेकिन दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। या यूएस ने चाइना को बोला या चाइना ने, तो यहाँ पे चिकन नेक का कॉन्सेप्ट है, यहाँ जस्ट अपोजिट है, इसलिए दोनों ही गलत है, हुए ना तो एक सही है ना तो दो सही। तो थोड़ा सा आपको दोनों गेम थ्योरी के बारे में मार्टिन सुबिक और इन सब चीज़ लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और ये किसी एक लेक्चर में हम गेम थ्योरी को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 42 के बाद, अब 42 हो गया। आइडेंटिफाई द 4 एलिमेंट्स टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ फीडबैक प्रोसेस एज डिस्क्राइब बाय कार्लडिच। तो हम सभी जानते हैं कार्लडिच ने 4 चीज़ें जो चैनल्स बताए थे किस तरह से होगा। इसमें लोड, लैग, गेन, लीड, ये सही है। भार, विलंब, लाभ एवं अग्रता, ये कार्लडिच का जो कम्युनिकेशन थ्योरी है उसमें ये सही है। आगे बढ़ते हैं, 43 पे जाते हैं। 43 में क्या लिखा है, क्लासेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड ऑन पावर एंड डिस्क्राइब बाय बैकरेक और बैट्स डू नॉट इंक्लूड। कौन सा वो नहीं इंक्लूड करते हैं। अब ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, यूजुअली नहीं मिलता है। तो इसमें जो तीनों चीज़ें देखेंगे तो 3 तरह के रिलेशन बताते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जो पावर पे बेस्ड होते हैं, इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप, फोर्स रिलेशनशिप, मैनिपुलेटिव रिलेशन, प्रभाव संबंध, बल संबंध और छल योजन मूलक। मेंटेनेंस रिलेशनशिप वो जिक्र नहीं करते हैं अपने थ्योरी में, तो यही गलत है, यही मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मेंटेनेंस रिलेशनशिप की बात नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर पे देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हमने अभी थोड़ी देर पहले इसीलिए डिस्कस किया था कि आर्टिकल 2 में क्या है, सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए यूनाइटेड रहना है, और आर्टिकल 1 भी उस समय हम डिस्कस कर लिए थे कि मेंटेनेंस टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एट दैट एंड टू टेक इफेक्टिव कलेक्टिव मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रिमूवल ऑफ थ्रेट टू द पीस। कि इफेक्टिव मेजर जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। ऑल दो बाकी यूएन को एक तरह से वर्ल्ड गवर्नमेंट भी कहते हैं लोग, लेकिन वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह नहीं काम कर पाता भी। बैलेंस ऑफ पावर की जगह पे ये पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करता है, कलेक्टिव डिफेंस की बात ना होके कलेक्टिव पीस की बात कहता है, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है, ये सही है। सामूहिक सुरक्षा, विश्व सरकार नहीं बन पाया, शक्ति संतुलन में नहीं बिलीव करता, सामूहिक प्रतिरक्षा में बिलीव नहीं करता, पहला सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, 45 पे पहुंचते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम। तो इसमें से कौन सा गलत है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1987 बाय द G7 कंट्रीज, ये
It is not the treaty but an informal political understanding among the member state. India is not the member of this regime. It controls exports, goods, technologies that could make contribution to delivery system for weapons of the mass destruction. तो ये जो बहुत, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को लगातार आप देखते रहेंगे, क्योंकि कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले की जो घटना है उस पर बेस्ड है। तो 2016 में क्या किया था इंडिया ने, 28 जून को इसमें शामिल हो गया था। तो इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस रेजिम, अब हो गया है। तो बाकी सारी चीज़ें सही है। 1987 में G7 देशों द्वारा बनाया गया, लेकिन आज के समय इसमें कितने देश हैं? 35 मेंबर्स हैं जो इस पर साइन कर चुके हैं, जो ये कहते हैं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए रोकथाम होनी चाहिए। ये संधि नहीं बल्कि सदस्य देशों के मध्य अनौपचारिक राजनीतिक समझौता, ये भी सही है। ये गलत हो गया। भारत इसका अभिशासन का सदस्य बन चुका है 2016 में, इससे पहले हम नहीं थे। यह उन वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करता है जो जनसंहार के आयुधों को वाहक प्रणालियों में योगदान कर सकते हैं। सही है। तो सब आंसर कौन सा ही हो? 3 इसका आंसर सही है। इनकरेक्ट पूछा था इसलिए हम उसको कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर पर पहुँच जाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हटाते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड मेन कंट्री ऑफ इट्स ऑपरेशन। ये ऑलमोस्ट जो भी न्यूज़ देखते रहेंगे उसमें आप बहुत आसानी से जानते होंगे कि इस्लामिक स्टेट कहाँ का है, इसीलिए इस्लामिक स्टेट ISIS बोलते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड ISIS इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया। तो ये तो सही हो गया। अलकायदा हम सभी जानते हैं, लादेन और तालिबान से रिलेटेड जो ग्रुप था, और फाइनली अलकायदा एक टेररिस्ट ग्रुप बनता है, तो वो अफगानिस्तान में ही था। बोको हरम नाइजीरिया, लगातार पिछले कुछ सालों से न्यूज़ आता रहता है कि अलग वो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में है और बहुत सी चीज़ें वुमेन एजुकेशन के अगेंस्ट में है, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो उसकी न्यूज़ आती है। कई बार बच्चियों को किडनैप कर लिया, इस तरह के भी न्यूज़ आए थे नाइजीरिया का। सही है। हिजबुल्लाह कहाँ का है? हिजबुल्लाह फ़लस्तीन नहीं है, हिजबुल्लाह जो है लेबनान का है। तो लेबनान की वजह से ये गलत आंसर हो गया। हिजबुल्लाह लेबनान का है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर पे जाते हैं, और ये फिर से एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन इजी भी है, कि इसमें पूछा जा रहा है कौन किससे रिलेटेड है। फिर हमने बताया था कि कुछ चीज़ों को अगर आप मिला लेंगे तो आसानी से इसको कर पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है। इसको कहना कि बिल्कुल पूरी तरह से हटा देना कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो अब इसमें क्या है कि कुछ डिफ्रेंशिएटेड सिटीजनशिप की बात है, ग्रुप डिफ्रेंशिएटेड राइट की बात है, इस तरह के तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं। अब इससे हमको कुछ चीज़ें अगर हमारे पास मालूम हो तो हम उससे निकाल सकते हैं। तो ग्रुप डिफ्रेंशिएटेड राइट्स जो है ये किससे रिलेटेड है? यहाँ पे ग्रुप डिफ्रेंशिएटेड राइट्स जो है कि अगर देखें तो चार्ल्स टेलर से, ऑल्दो विल्किंसली भी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन इसी के साथ डिफ्रेंशिएटेड सिटीजनशिप जो है वो क्या हो गया? मैरियन यंग से हो गया। एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस कल्चरल आइडेंटिटीज एंड वर्च्यूज़ ऑफ लिबरलिज्म, ये हम अभी बात कर चुके हैं कि जब मल्टी कल्चरलिज्म की बात आएगी तो विल्किंसली का हो गए। तो कौन बचा? रिकग्निशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, ये भीखू पारेख हो गए। सबल्टरन, जो एक बार बात भी किए थे हमने सबल्टरन का, कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसकी आइडेंटिटी के बेस पे ही जो रिकग्निशन कम्युनिटी को मिलना चाहिए, और उस बेसिस पे उसको प्रिविलेज मिले या उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले। तो इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो आप अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। तो अगर सबल्टरन आइडिया आपने पढ़ा है तो आप भी कुपारेक आसानी से लगा सकते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म लिखा है तो विल्किंसली लगा सकते हैं। ग्रुप डिफ्रेंशिएटेड राइट आपको मालूम है, चार्ल्स टेलर। तो इससे सही आंसर क्या होगा? 4th नंबर। इसको हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। तो 4th नंबर क्या है? सामूहिक विभेदिक अधिकृत चार्ल्स टेलर। यहाँ पे थोड़ा सा
अलग हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। चार्ल्स टेलर, उदारवाद के सद्गुणों के साथ विविध संस्कृति, मल्टीकल्चरलिज्म, विल्किम लिखा। भीखू पारेख, समुदाय आधारित पहचान की मान्यता और विभेदिक नागरिकता, मैरियम यंग। ये सही हो जाएगा, तो इसका ये 4th सही है, हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं 47 के बाद 48 हम बस ख़त्म करने वाले हैं। और थोड़ा सा अगर टाइम मिलता है तो हम रिवीजन भी कर लेंगे कुछ चीज़ें। तो पहले चीज़ जो है इसमें 48 नंबर, अमंग द फॉलोइंग विच बुक इज़ नॉट ऑथर्ड बाय फ्रांसिस फुकुयामा। अब ये फ्रांसिस फुकुयामा हमने आपको बताया था कौन है। इनका जो थियोरी थी बहुत पॉपुलर जो होती है सबसे अधिक, एंड ऑफ द हिस्ट्री। इसी के साथ एंड ऑफ द हिस्ट्री के साथ क्या हो रहा है कि इनकी बुक अलग अलग है। ट्रस्ट, इन्होंने ट्रस्ट नाम की द सोशल वर्च्यू एंड क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी लिखा। द ग्रेट डिसरप्शन, ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर आप ये जानते हैं हु आर वी किसने लिखा, ये बहुत बड़े थिंकर हैं और अपने समय के फ्रांसिस फुकुयामा के समय भी अगर देखें तो उनके बराबर के, उनसे बहुत बड़े थिंकर थे और इनका नाम है सैमुअल पी हंटिंगटन। इनकी बुक है सैमुअल पी हंटिंगटन की हु आर वी। तो इन्होंने क्या दिया था, हंटिंगटन ने थ्योरी दी थी क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि फुकुयामा से पूछा गया, तो ये भी क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन जो है क्या कहते हैं हिंदी में, संस्कृतियों का टकराव। इनका सिद्धांत था कि अब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया है, तो फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि इतिहास का अंत हो गया। ये बोलते हैं कि इतिहास का अंत नहीं हुआ, लेकिन अब आइडियोलॉजी का टकराव न होके संस्कृतियों का टकराव होगा। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विच थ्योरी ऑफ रीजनलिज्म एम्फसाइज द रोल ऑफ स्पिल ओवर टू क्रिएट प्रेशर फॉर फर्दर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। क्षेत्रवाद का कौन सा सिद्धांत अधिक आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण पर दबाव बनाने के लिए छलकने की भूमिका पर बल देता है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा है जो छलकने की या स्पिल ओवर की, आप अगर एक जगह पे जो डेवलपमेंट होगा तो स्पिल होकर के दूसरी जगह भी पहुँचेगा, जिसको दूसरे शब्दों में ट्रिकल डाउन थ्योरी भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें बहुत सिंपल सा है कि फेडरलिज्म ऐसी बात नहीं करता है, रिपब्लिकन लिबरलिज्म भी नहीं करता। वो कहता है सब लोग बराबर हैं, सब लोग अपना कर सकते हैं। न्यू फंक्शनलिज्म में भी चेंज आता है, लेकिन फंक्शनलिज्म जो है वो क्या कहता है स्पिल ओवर पे बात करता है। ये फलनवाद जिसको हम कहते हैं, फलनवाद जो है ये कहता है स्पिल ओवर होगा, छलकेगा, और छलक के अगर आप एक जगह तरक्की करेंगे तो दूसरी जगह अपने आप ही वो पहुँचती जाएगी। तो ये फंक्शनलिज्म कहता है। अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन, असर्शन और रीज़न है। द रेसिडुअल मीनिंग इम्प्लाइड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज सर्वाइवल। मॉर्गनथाउ कहते हैं द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ नेशन स्टेट इज टू प्रोटेक्ट देयर फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। राष्ट्रीय हित की अवधारणा में अंतर्निहित अवशेष अर्थ अस्तित्व रक्षण का। राष्ट्रीय हित जो नेशन इंटरेस्ट है, अवधारणा में अस्तित्व रक्षण मतलब सेल्फ डिफेंस या सर्वाइवल जो है। और ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत मतलब कम दिया है। अगर यहाँ पे देख लेंगे तो मॉर्गनथाउ दिया हुआ है, तो ये सही है। इंग्लिश में देख लेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ये सही है। और अपनी भौतिक, राजनीतिक, संस्कृति पहचान की रक्षा करना न्यूनतम आवश्यकता है, ये है, क्योंकि मॉर्गनथाउ यथार्थवाद की बात करते हैं। तो ए दोनों सत्य हैं तथा आर की सही व्याख्या है। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। और एक इससे पहले कि आगे बढ़े हम क्विक रिवीजन देख लेंगे। थोड़ा सा पिछली जो चीज़ें पढ़ी हैं उससे पहले हम आपको अपना फ़ोन नंबर या दूसरी चीज़ें जो जानकारी है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको ये लेक्चर या टेस्ट सीरीज समझ में आ रही हो और आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं।
साथ ही साथ अपनी तैयारी करते रहिए और धीरे धीरे आप अगर थोड़ा भी रिवीजन करते रहेंगे तो आपका इसी बार पीजीटी टीजीटी में और साथ ही साथ अगर जो यूपीएससी दे रहे हैं उनके ज़रूर ये हो जाएगा सिलेक्शन। तो आप हमको कॉल कर सकते हैं 6001203135 पे, 6001193975 पे। इसके अलावा कैपिटल स्टडी सर्कल के जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं www.capitalstudycircle.com। फेसबुक पे हमें कैपिटल स्टडी सर्कल या इंस्टाग्राम पे कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से जा सकते हैं, टेलीग्राम में कैपिटल स्टडी सर्कल, ईमेल हमारा thecapitalstudycircle20@gmail.com है। इस पर आप हमको अगर आपको PDF चाहिए या इस तरह की कोई भी समस्या है उसको हमें मेल कर सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो अब हम एक रिवीजन जो हमने पहले कभी पढ़ा है या पहले से, तो रॉल्स का आइडिया पढ़ा है। तो रॉल्स का 2 प्रिंसिपल है, जो इक्वलिटी और डिफरेंशियल जो आइडिया है। इसके अलावा रॉल्स में व्हील ऑफ इग्नोरेंस उनसे जुड़ा हुआ है, ओरिजिनल पोजीशन उनसे जुड़ा हुआ है, टर्म लेक्सिकल प्रायोरिटी उनसे जुड़ा हुआ है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी। तो अगर कभी कन्फ्यूज़न हो पॉलिसी बनाने में तो कहते हैं कि लिबर्टी प्रिंसिपल सबसे पहले आएगा, फिर फेयर इक्वलिटी का प्रिंसिपल आएगा, फिर अपॉर्चुनिटी का आएगा और डिफरेंस प्रिंसिपल जो है वो इसी तरह से काम करेगा। इसके अलावा पॉलीआर्की के बारे में हमने पूछा, तो पॉलीआर्की क्या है, तो कौन देता है, तो रॉबर्ट डहल का आइडिया है, गवर्नमेंट बाय मैनी, बहुत से लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाए, ये वो है। इसके अलावा जो सबसे पावरफुल चैम्बर के बारे में पूछा गया था, जो अपर हाउस है वो कहाँ सबसे अधिक पावरफुल है, तो ये USA में है। बाकी जगह अपर हाउस उतना पावरफुल नहीं है, अगर इंडिया को देखें ब्रिटेन को देखें तो उतना हाउस, और उनका जो अपर हाउस है उसमें कितने, सीनेट में कितने मेंबर होते हैं, 100 होते हैं। ईच स्टेट से 2 मेंबर जाते हैं, तो बराबर है सभी स्टेट की भागीदारी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव US का है, उसमें 435 मेंबर होते हैं। इसके अलावा पूछा गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर किसका है, मॉन्टेस्क्यू का है, सबको मालूम है। और मॉन्टेस्क्यू कहाँ के थे, फ्रांस के थे, उनकी बुक का नाम था स्पिरिट डेस लुइस द स्पिरिट ऑफ लॉज, में इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी, और फ्रांस को देखते हुए, फ्रांस की राजनीति को देखते हुए। इसके अलावा पूछा गया था कौन से कंट्री में जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, उनको सेपरेशन की पावर होती है, तो उसमें बहुत से कंट्री थे, लेकिन वहाँ पे आंसर जो था फ्रांस था। इसके अलावा कनाडा, इथोपिया, मोल्दोवा, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ सब में, नीदरलैंड, फ्रांस, इन सब में है कि अगर कोई राज्य चाहता है अपने यहाँ बिल पास करके उसको अलग हो सकता है, और वहाँ पे रेफरेंडम होते भी रहे हैं बहुत बार। इसके अलावा जो कौन ये कहता है कि पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है सब कुछ कर सकता है एक्सेप्ट मैन को वुमेन और वुमेन को मैन बना लेते हैं, तो डिलोम्बे कहते हैं ऐसा। इसके अलावा हमने कुछ चीज़ें और पढ़ी थी कि चाइना का आर्टिकल 1 में क्या है कि सोशलिस्ट स्टेट है। इसके अलावा फ्रांस का ऐसा स्टेट है यूनिटरी है कि फेडरल है, यूनिटरी स्टेट है। और जो फ्रांस का जो हाउस है वो कैसा, बाईकैमरल है, यूनिकैमरल है, बाईकैमरल लेजिस्लेशन है। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं और आपको मालूम भी होना चाहिए अलग अलग चीज़ें। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमें ज़रूर मेल कीजिए, कॉल कीजिए और जुड़िए। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं, और हमको अगर यहाँ पे कोई चीज़ गलत हुई हो तो उसको भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। यूट्यूब में फ्री है, वहाँ पे मैसेज करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।